नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग को पता था कि हम लोगों ने जो एडेड विद्यालय में प्रधानाचार्य की भर्ती आने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने कौटिल्य बैच को लॉन्च किया। कौटिल्य बैच का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग सिलेबस का केवल डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आवाज में आपको दिक्कत होगी। आज मैनेज कर लीजिएगा। कल से आपकी क्लासेज जो है रेगुलर तरीके से स्टार्ट कर दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले सिलेबस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बेसिक चीजों को पहले समझ लिया जाए। है क्या कि किस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हमें उस परीक्षा का पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। तो हम लोग आज जो है वही जानने का प्रयास करेंगे हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता दे रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने आते हैं पाठ्यक्रम पे। देखिए, पाठ्यक्रम जो हमको आयोग ने दिया है, अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां कि भर्ती आएगी कि नहीं। देखिए, आयोग ने अगर पाठ्यक्रम दिया है तो भर्ती भी आएगी। देखिए, आयोग ने हमको जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अगर पॉइंट्स को हम डिस्कशन करें, आयोग ने क्या किया है, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 से आयोग ने हमसे कहा है कि आपसे हम 30 प्रश्न पूछेंगे। ठीक। पार्ट 2 से भी आयोग ने हमसे कहा है कि आपसे हम 30 पूछेंगे। और पार्ट 3 से भी आयोग ने हमसे कहा है कि आपसे हम 60 क्वेश्चन पूछेंगे। यानी आयोग का ये कहना है कि आपसे टोटल हम 120 पूछेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने, तो 3 नंबर का होगा। अर्थात हमारी जो पूरी परीक्षा है वो कितने नंबर की, यानी 120 गुणे 3 बराबर कितना हो गया ये, तो ये हमारा हो गया, ठीक, भारत यही कितना हो गया, 360, यानी 360 नंबर का ये और प्लस 40 नंबर का इंटर। ठीक, यानी कुल 400 अंकों के पूर्णांक की परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, हम किस पार्ट को ज्यादा वेटेज दें, किस पार्ट को कम वेटेज दें। तो देखिए, चक्कर में मत पड़िएगा किस पार्ट को ज्यादा दें किस पार्ट को कम दें। इसी बात समझिए कि आयोग ने 12 पॉइंट पे अपना सिलेबस दिया है, तो आप अपने सिलेबस के 12 पॉइंट याद करिए, प्रिपेयर करिए, क्योंकि आयोग सारे पार्ट से क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। कि पार्ट 1 से पूछेगा, पार्ट बी यानी पार्ट 2 से पूछेगा और पार्ट 3 से पूछेगा। हम लोग अपनी जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपनी क्लासेस जो है वो सबसे पहले पार्ट 3 को निपटाएंगे। पार्ट 3 को इसलिए निपटाएंगे क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए क्या है, ये पुराना है, क्योंकि इसमें पार्ट 2 आपसे क्या पूछेंगे, आयोग ने कहा कि पार्ट 2 में आपसे वो हिंदी पूछेंगे, यानी हिंदी का ग्रामर पूछेंगे। और क्या पूछेंगे आपसे, यानी आपसे इंग्लिश का ग्रामर पूछने वाले हैं वो, यानी हिंदी ग्रामर पूछेंगे, इंग्लिश ग्रामर पूछेंगे। तो देखिए, जितने भी शिक्षक हैं, ठीक, तो हर शिक्षक को जो है ये दोनों विषय लगभग लगभग आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सबसे बाद में करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे अपना पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 जो है, क्योंकि शिक्षक जो है हमारे पास, वो विज्ञान का भी है, वो कॉमर्स का भी है, वो मानविकी का भी है, अन्य विषयों का है। जबकि ये क्या है, तो ये एक रायता है, उसमें आयोग ने सब कुछ मिला रखा है। इसमें सब कुछ है, इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, उसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो आपसे एक्ट वगैरह भी है। तो सबसे पहले आपके सिलेबस का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो पार्ट 3 है, तो हम लोग अपनी क्लासेस पार्ट 3 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, जब हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट कर लेंगे तब जाके हम लोग पार्ट 1 को निपटाएंगे। जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो है प्रतिदिन आपके पास केवल एक क्लास रहेगी, 1 घंटे की रहेगी। जैसे ही आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो क्लासेस की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, आप शिक्षक हैं, कैसे पढ़ा जाता है ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की का और एकेडमिक परीक्षा का अपना एक अलग नेचर होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, तो किसी व्यक्ति ने बीए किया, ठीक, किसी व्यक्ति ने क्या किया, तो किसी व्यक्ति ने बीएससी किया, किसी व्यक्ति ने जो है बीकॉम किया, ठीक, किसी व्यक्ति ने कोई भी मतलब कोर्स ले ले, जो कोई भी कोर्स आता है अंडर ग्रेजुएट में, वो वाला कोर्स किसी ने भी ले लिया है। अब यहाँ पर एक बात को और समझना ये है, अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स ले लें या फिर पीजी कोर्स ले लें,
देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अंडर ग्रेजुएट और जो पीजी कोर्सेस है, यहाँ पर जो है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यानी यूजीसी है, तो यूजीसी का नॉर्म क्या है, जो विद्यार्थी 33% नंबर अगर वो एक्वायर कर लेता है तो उसको डिग्री दे दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि बीए के आपके पास विषय है और उसमें से अगर आपको 33% नंबर प्राप्त होता है, आपको उस विषय में क्या होता है, डिग्री प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा। लेकिन अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की। किसकी? प्रतियोगी परीक्षा की। प्रतियोगी परीक्षा का जो नेचर होता है वो एकदम अलग होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करिए कि कोई परीक्षा जो है वो 100 नंबरों की है, वो 100 नंबरों की है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पैमाना होता है कि 100 में से जो सबसे अधिकतम नंबर पाने वाले लोग हैं, सबसे अधिकतम पाने वाला नंबर, जैसे मान लीजिए किसी के 90 हों, किसी के 88 हों, किसी के 85 हों, किसी के 70 हों, ऐसे हों। तो सपोज करिए कि हमारे पास 15 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? तो 15 सीटें हैं। और तो हम क्या करेंगे कि टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जो 15 लोग सबसे अधिक नंबर पाए होंगे, हम उसको चूज कर लेंगे। जबकि यहाँ पे क्या था कि बॉटम से आपका जो है एक बेंच मार्क था कि 33% नंबर पाना है। इसीलिए अपने पढ़ने का तरीका जो है थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बेसिक सा जो विज्ञान है जिसको बोलते हैं प्रतियोगी विज्ञान। समझिए होता क्या है कि देखिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन है क्या, हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम जो सभी के सभी अध्यापक हैं, हमें क्या बनना होगा, तो हमें सबसे पहले प्रतियोगी बनने की जरूरत है। अब आप कहेंगे साहब ये बताइए कि परीक्षा जो है अभी फॉर्म आया नहीं है, परीक्षा फॉर्म आने के 90 दिन के अंदर हो जाएगी, तो 90 दिन के अंदर हम प्रतियोगी बने की तैयारी करें। तो देखिए मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक गुण बता रहा हूँ जो आपको करना है। देखिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपने जहां ज्वाइन किया है अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म की और मेरी और जो मेरे साथी शिक्षक हैं उनका जो रूटीन ऑफ वर्क होगा या फिर उनका जो तरीका होगा, तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें क्या होगा, तो सबसे बड़ी समझिए, आपके पाठ्यक्रम पे आपके पाठ्यक्रम पे कुल आयोग ने 12 बिंदु पे पाठ्यक्रम आपको दिया है। चाहे आप तैयारी प्रिंसिपल की कर रहे हो, चाहे आप तैयारी हेड मास्टर की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, हेड मास्टर की कर रहे हो, सिलेबस दोनों का लगभग लगभग सेम ही आयोग ने दिया है। क्या दिया है आयोग ने, सिलेबस लगभग लगभग सेम दिया है, मतलब कोई अंतर की बात नहीं, 2-3 पॉइंट पे अंतर है। यानी हमें हमें करना क्या है, अपने पाठ्यक्रम के कुल जो 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट के अंदर जो सब पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट पे हमको तैयार करना है। यानी हर पॉइंट पे हमारे पास अपनी एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए, पहला शर्त यह है। दूसरा क्या है, उस पर एमसीक्यू भी होना चाहिए। तीसरा क्या है कि उस पर हमको रिवीजन भी करना। अगर मुझसे पूछा जाए इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है रिवीजन। लेकिन रिवीजन करने के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर एमसीक्यू होना चाहिए। आपके पास जब ये होगा तभी आप अपनी तैयारी को एक मुकम्मल मुकाम दे। अब सपोज करिए, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम अपने पाठ्यक्रम का, जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 6 ले लें हम, या यूनिट नंबर कोई भी ले लें, तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाला प्रत्येक अध्यापक, ठीक, या प्रत्येक जो कोच होगा, आपका मेंटोर होगा, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे बाकायदे लिख के पढ़ाएगा। मतलब पीपीटी पे कोई टीचर आपको पढ़ाने वाला नहीं यहाँ पर है, क्योंकि मेरी संस्था का और मेरा सबसे पहला मानना है कि पीपीटी टीचिंग हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों पीपीटी होंगे। जैसे जब एक्ट पढ़ाना होगा, एक्ट पढ़ाते समय जो टीचर पढ़ाएंगे वो पीपीटी का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, तो बता ये भी दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि एक्ट किसी व्यक्ति को एज इट इज याद नहीं हो सकते, क्योंकि एक्ट में छोटी छोटी चीजें होती है जिस पर आयोग प्रश्न बनाएगा। तो जो एक्ट पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे बस वही पीपीटी यूज करेंगे, बाकी कोई टीचर पीपीटी यूज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बेसिक बात को हमको समझना जरूरी है, तो वो क्या है कि जैसे सपोज करिए, अगर मान लीजिए क्लास चल रही है पॉलिटी की, आपके सिलेबस में पॉलिटी भी है, आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी है, आपके सिलेबस में ज्योग्राफी भी है, मतलब सब कुछ है। तो देखिए जो आपको पढ़ा रहे होंगे तो वो बाकायदे ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। कृपया करके जो चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाएगी वो आप अपनी नोटबुक में आपको लिखना आवश्यक है।
क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे वही चीजें लिखी जाएंगी जिसकी परीक्षा में आने की संभावना या प्रायिकता सबसे अधिक होगी। इससे दो फायदा होगा। देखिए, जो चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाएगी, आप अपने हाथ से जब लिखेंगे तो वो चीजें आपको रिकॉल होंगी। दूसरी बात क्या है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी सिनेमा हॉल में बैठ के कोई सिनेमा नहीं देख रहे। तो आप जब भी पढ़िएगा क्लास लेते समय, तो क्लास लेते समय सबसे बढ़िया क्या है, आप एक टेबल लीजिए, कुर्सी लीजिए, अपना मोबाइल लीजिए, ठीक, और अपने हाथ में कलम और रजिस्टर जरूर रखिएगा, क्योंकि जो चीजें ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाए तो अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना अनिवार्य है। हम आपको सारे पॉइंट्स पे क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन नोट्स कब कब मिला करें, कैसे मिला करेगी, जैसे यूनिट नंबर मान लीजिए 3 है, तो यूनिट नंबर 3 में जैसे मान लीजिए पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट ए हो, पॉइंट बी हो, पॉइंट सी हो, पॉइंट डी हो, तो जैसे ही यूनिट, किसी भी यूनिट का कोई पॉइंट जब कंप्लीट हुआ करेगा, तो कंप्लीट होने के साथ ही उसकी पूरी पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, अब होगा क्या कि इस बैच की वैधता क्या रहेगी। देखिए, इस बैच की वैधता 1 साल रहेगी, 1 साल रहेगी। आप मोटा मोटी ये मान के चले कि जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक हमारा आपका साथ रहेगा, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब चलिए आते हैं वापस अपने पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम पे कुछ कुछ चीजों को जो है हम लोग एक बार समझ लें, तो हमको आसानी हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आवाज में समस्या आ रही होगी, केवल आज मैनेज कर लीजिएगा, कल तक तबियत मेरी ठीक हो जाएगी तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, आयोग ने हमको जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को भी समझ लिया। देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम का विस्तृत। अब देखिए, आयोग ने क्या पूछा है कि पूरे प्रश्न पत्र में, पीपीटी आज मैं केवल यूज कर रहा हूं तो सिलेबस को समझाने के लिए। आयोग ने क्या कहा है कि पूरे प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, 120 प्रश्न होंगे, और 120 प्रश्न जो होंगे, ठीक है, तो 20 जो हमारे प्रश्न होंगे, आपसे हम इकाई, देखिए इकाई 1 से आपसे हम 30 प्रश्न पूछेंगे, पूछेंगे। भाग 2 से भी आपसे हम 30 प्रश्न पूछेंगे। तब एक भाग 1 में जो है, तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक का पाठ्यक्रम आता है। अभी हम लोग आते हैं, वहां से आपसे कुल 30 प्रश्न पूछेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप में से किसी को मुझसे बात करना होगा तो ये संस्था का नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम लिख के किस बारे में बात करना है, मैं खुद कॉल बैक करके आपसे बात कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। कई बार आप कॉल करते हैं तो कॉल सिद्धार्थ उठाते हैं, या आपकी कॉल नहीं उठ पाती, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि अपना नाम लिखिए, स्थान लिखिए, और किस विषय में बात करनी है, मैं खुद पर्सनली आपसे कॉल बैक करके बात करूंगा कि बताइए क्या क्या चीजें, ठीक है। अब देखिए, भाग 2 में क्या, इकाई 4 से लेकर इकाई 5, इसमें क्या हमारा हिंदी है और इंग्लिश है, इसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 में क्या, इकाई 6 से लेकर इकाई 12 तक के हैं, आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग ने नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक एक करके हम सिलेबस को समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास आयोग ने हम सिलेबस दे रखा है, ठीक है। खंड 1 में आयोग ने हमसे कहा है कि भैया आपसे हम क्या पूछने वाले हैं। देखिए, खंड 1 में समसामयिकी है, मतलब करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आयोग ने कुल 3 पॉइंट दिए हैं, यानी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना आपसे आयोग ने कहा है कि हम पूछेंगे। फिर आपसे क्या पूछेंगे, चर्चित व्यक्तित्व पे पूछेंगे, और आपसे खेलों के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आयोग ने अपने सिलेबस में जो लिखा है, सिलेबस पे ही केंद्रित होकर तैयारी करनी है, दाएं बाएं नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पत्र बनाते समय आयोग का पूरा ध्यान सिलेबस पे ही रहेगा। अगर मान लीजिए आयोग सिलेबस से बाहर चीजें पूछता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा। जैसे हाल ही में देखा होगा आपने, पीजीटी परीक्षा जो हुई थी, तो पीजीटी की परीक्षा में आयोग ने क्या किया, इंग्लिश वाले में उन्होंने 29 या 30 क्वेश्चन जो है सिलेबस के बाहर पूछे, तो आयोग को जो है कोर्ट ने बुला लिया है। इसलिए सिलेबस पे तैयारी करनी है। क्या है, देखिए, इकाई 2 में हमसे आयोग ने क्या पूछा है, आपसे हम भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल, यानी ये 4 विषय हैं, और इन 4 विषयों में आपसे हम इन 4 सब टॉपिक को प्रश्न पूछेंगे।
यानी भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित जो विधिक और संवैधानिक विकास है आपसे मेनली वो पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था आपसे हम पूछेंगे और भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या पूछेंगे। यानी आपसे इन विषयों की सामान्य जानकारी ही पूछी जाएगी खंड 1 में, यानी इकाई मतलब खंड 1 में। ठीक है, अब आते हैं सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी इकाई 3 में आपसे इन 3 बिंदुओं के तहत प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आयोग ने क्या इसको बोला है, तो सामान्य विज्ञान सामयिक संदर्भ में, प्रौद्योगिकी पूछेंगे, पर्यावरण पूछेंगे, मानव स्वास्थ्य पूछेंगे और स्वच्छता पूछेंगे, तो विटामिन पूछेंगे, खनिज पूछेंगे, रोग पूछेंगे, अल्पजन्य रोग पूछेंगे, हार्मोन्स के बारे में पूछेंगे। फिर कंप्यूटर में जो शब्दावली होती है वो पूछा जाएगा, आईसीटी आपसे पूछा जाएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास ये पूछे जाएंगे। यानी यहाँ से जो है कुल 30 प्रश्न आयोग आपसे पूछने वाला है। तो मुझे लगता है कि इकाई 1 जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आते हैं वापस किसमें, वापस आते हैं अपने कहाँ पर, हम आते खंड 2 पे। तो खंड 2 में देखिए जो चीजें हैं हमारे पास, खंड 2 में क्या है, तो खंड 2 में इकाई 4 और इकाई 5 है। इकाई 4 में आयोग ने क्या कहा है, इकाई 4 में आपसे आयोग का ये कहना है कि हम आपसे जो पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं, ठीक है, आपसे हम हिंदी का व्याकरण पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं, व्याकरण। व्याकरण में आयोग ने क्या कहा है कि आपसे हम अशुद्धि संशोधन पूछेंगे। अशुद्धि कौन कौन से अशुद्धि, तो वर्तनी की अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, वाक्य विन्यास की अशुद्धि। यानी आपको हिंदी में अशुद्धि तैयार करते समय केवल इन 3 पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपसे हम उपसर्ग पूछेंगे, प्रत्यय पूछेंगे, विलोम पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग पूछेंगे, मुहावरा और लोकोक्ति पूछेंगे, समास, संधि, अलंकार, सरकारी असरकारी पत्र लेखन। आपको लग रहा होगा कि जब परीक्षा एमसीक्यू की हो रही है तो सरकारी असरकारी पत्र कैसे पूछेंगे। देखिए इस पर भी एमसीक्यू के बनते हैं, तो जैसे कौन सा पत्र किसको लिखा गया है, कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, औपचारिक पत्र है कि अनौपचारिक पत्र है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे देखिए इंग्लिश के लिए आपके लिए मैं एक शानदार टीचर रखा हूँ, अनुभव उपाध्याय सर, बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ाते थे, पहले केडी कैंपस से पढ़ाते थे, अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और अंग्रेजी में उनसे अच्छा टीचर इस फील्ड पे इन भर्ती परीक्षाओं के लिए नहीं मिलने वाला, तो आप उसके लिए एकदम शानदार रहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सिलेबस के खंड 3 पे। और खंड 3 पे हमसे आयोग क्या क्या पूछने वाला है इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए हमारी क्लासेस स्टार्ट खंड 3 से अब इकाई नंबर 6 से होंगी। इकाई नंबर 6 पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, निश्चित रहिएगा। कल से क्लासेस ये चलेंगी। आपको टाइमिंग पहले बता दी जाएगी, क्लास किस समय चलेगी, ताकि आप लाइव आके पढ़ सकें। तो लोग लाइव आके नहीं पढ़ सकते वो उसको रिकॉर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लासेस की टाइमिंग ऐसी रखी जाएगी ताकि आप उस समय क्लासेस को लाइव पढ़ सकें। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक शिक्षक जो है, जो प्रधानाचार्य के पद पे या प्रधानाध्यापक के पद पर जो है जाना चाहता है, तो वो हो सके तो लाइव पढ़े। क्लासेस या तो अर्ली मॉर्निंग रखी जाएंगी या रात में रखी जाएंगी, ताकि आप लाइव क्लासेस पढ़ सकें। अगर लाइव नहीं पढ़ पाएंगे, ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, आप जब चाहे तब पढ़। देखिए इकाई 6 में आयोग ने हमको इतने सारे पॉइंट दिए हैं। देखिए क्या पूछा है आपने, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा का विकास। अब देखिए चार्टर एक्ट से लेकर कहां तक, शिक्षा नीति 2020 तक पे आयोग ने हमको पूछा है कि भारतीय इतिहास नहीं पढ़ना है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में शिक्षा व्यवस्था में जो विकास हुआ है, उस विकास के बारे में जो मुख्य प्रावधान थे, जो जिससे हमको वो जानना है, तो हमको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए इकाई 7 में क्या बोलता है आयोग, पूछता है कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत जो है, ये आयोग ने पॉइंट क्या कर रखे हैं, बना रखे हैं। इन पॉइंट पर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कैसे हुआ, ये पूछा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश, देखिए ये इकाई 7 नंबर आपको दिखने में लग रहा है बहुत कठिन है, ये सबसे आसान है और इससे हिट क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एक बार ढंग से समझ लिया तो आराम से इसको कर सकते हैं। इकाई नंबर 8 में आपसे क्या पूछेंगे, प्रधानाचार्य की भूमिका। प्रधानाचार्य केवल एक अध्यापक नहीं होता, वो अध्यापक होने के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। इसीलिए हमने इस बैच का नाम कौटिल्य रखा।
कि कौटिल्य से बड़ा प्रशासक अभी तक हिंदुस्तान में किसी को आधुनिक भारत में माना नहीं गया है। हालांकि सर्वे सर्वा कौन थे, तो अगर भारत के इतिहास में पूछा जाए, पूरे मानव इतिहास में पूछा जाए कि सबसे अच्छा प्रशासक और कूटनीतिज्ञ कौन थे, तो स्वयं वासुदेव कृष्ण रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य की भूमिका, उत्तरदायित्व, महत्व, कार्य नियोजन, पर्यवेक्षण, संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, संबंधी कार्य, आपसे सब कुछ चीजें पूछी जाएंगी। फिर आपसे पूछेंगे एजुकेशनल, शैक्षणिक प्रशासन। शैक्षणिक प्रशासन मतलब क्या है कि एजुकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे चलाया जाता है। पर आप ये अभी हम ग्रुप में डलवा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये पीपीटी आपको बहुत साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि आयोग ने जैसा लिखा है हमने इसको वैसा का वैसा ही बनवाया है। हम पहले सोचे इसको टाइप करा दें, तो फिर मुझे लगा कि बहुत लोग को डाउट रहेगा कि क्या क्या करा दिए। अभी जब क्लास खत्म होगी तो उसको ग्रुप में हम डलवा देंगे, आप उसको अपनी इच्छा अनुसार डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो देखिए अब इसमें शैक्षिक पंचांग, विज्ञान क्लब, इको क्लब, शिक्षण योजना संबंधित चीजें पूछी जाएंगे। फिर अध्यापक एसोसिएशन पीटीए जो नियमावली है 1986 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कार्यालय का प्रशासन कैसे चलता है, आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कार्यालय का प्रबंधन कैसे होता है, अभिलेखीय रखरखाव यानी जो रिकॉर्ड होते हैं उसका रखरखाव कैसे करते हैं, सूचना आंकड़ों का संकलन कैसे करते हैं, स्थानांतरण के नियम क्या होते हैं, पदोन्नति के नियम क्या होते हैं, एक सूचना का अधिकार का नियम क्या है, एक संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, महिलाओं का जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, जो एक्ट हमारा जो 13 है, आपसे ये चीजें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए अल्पसंख्यक विद्यालय संचालन के लिए विशेष प्रावधान जो है केवल अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाचार्य हेतु रहेगा ये, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इकाई नंबर 11 में। अब देखिए विद्यालय का वित्तीय प्रशासन। तो मैंने कहा कि देखिए विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, उस विद्यालय की धुरी होता है, क्योंकि के ऊपर जिम्मेदारी जो है साथ में करने वाले जो सहकर्मी हैं उनके साथ साथ अध्यापकों का भी है, सहकर्मियों का भी है, और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भी है। पर देखिएगा विद्यालय में कोई समस्या होती है, कोई गार्जियन आता है तो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, कोई अधिकारी आता है तो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचता है। इसीलिए देखिए क्या है, देखिए विद्यालय का वित्तीय प्रशासन भी कौन देखेगा, तो विद्यालय का वित्तीय प्रशासन पे अंतिम जो साइन होते हैं, मुहर होते हैं, वो प्रिंसिपल के ही होते हैं। इसलिए आपको वित्तीय प्रशासन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए महत्व, विद्यालय की बजट प्रक्रिया, क्योंकि विद्यालय को क्या होता है, धन का आवंटन होता है। अब उस धन का खर्च कैसे होता है, ये अभी कौन करेगा, तो ये भी प्रिंसिपल ही तय करता है। हालांकि उसकी एक रूपरेखा होती है कि किस किस मद में कितना कितना रुपया खर्च किया जाना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल के संज्ञान में होता है। फिर देखिए देखिए आय के स्रोत, या अगर मान लीजिए कोई विद्यालय है, उस विद्यालय अगर मान लीजिए इससे होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो एडिट स्कूल होते हैं, अब उनके क्या होते हैं कि स्कूल के बाहर जो होती है दुकानें होती है किराए की, तब वो उनकी आय का स्रोत होता है। या फिर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए छुट्टियां हैं तो उन्होंने विद्यालय किसी कार्यक्रम के लिए दिया, तो उनको किराया मिलता है। ये विद्यालय के आय के स्रोत में भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में क्या हो रहा है, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा, जैसे मान लीजिए परीक्षा यूपी परीक्षा है, पीजीटी की परीक्षा है, टीजीटी की परीक्षा है, आयोग क्या करता है, आपका विद्यालय जो है वो किराए पे लेता है, तो वो भी एक आय का ही स्रोत है। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ने की जरूरत है। फिर देखिए फिर आपको क्या पढ़ना है, जेम पोर्टल। जेम पोर्टल का मतलब क्या होता है, अब देखिए जो है भारत सरकार ने जेम पोर्टल बनाया कि आप किसी भी सामान को जो है खरीदेंगे, आप जेम पोर्टल पे सामान का लिस्ट पड़ा हुआ है, आप उस पर डालिए निविदा, वहां से आप सामान खरीद, इसलिए आपको जेम पोर्टल के बारे में भी जानना जरूरी है। फिर देखिए वेतन भत्ता, यानी वेतन भत्ता, पेंशन, आयकर, ये सब चीज जानना आपको जरूरी है। फिर सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाएं, यानी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं चलाई हुई हैं उन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है। उसके बारे में आयोग ने हमको लिख के कह दिया है। आपसे हम मिड डे मील योजना पूछेंगे, आपसे हम प्रोजेक्ट अलंकार पूछेंगे, प्रोजेक्ट कायाकल्प पूछेंगे, शिक्षा पोर्टल पूछेंगे, परख पोर्टल पूछेंगे, निपुण भारत का जो अभियान था के बारे में प्रश्न होंगे, एक स्कूल चलो अभियान के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, शारदा कार्यक्रम कैसा है, एनसीसी एनएसएस क्या होता है, स्काउट गाइड क्या होता है विद्यालय में, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है, फिर विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना होती है, तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। फिर पात्रता मूल्यांकन, जैसे आप जानते हैं शिक्षकों को जो राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो ये सब चीजें भी देखने को। वापस आते हैं अपने क्लासेस पे अपने, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे बताया कि हम जब जो है, ठीक है, अब देखिए
क्लासेस आपकी कल से विधिवत समय पे स्टार्ट कर दी जाएगी। समय क्या रहेगा, सूचना आपको पहले दे दी जाएगी, ताकि ये ना रहे कि क्लास कभी स्टार्ट हो जाए और आप उपलब्ध ना हो। कल आपको प्रॉपर इसका टाइम टेबल कि पहले क्या पढ़ाया जाएगा, फिर क्या पढ़ाया जाएगा, फिर क्या पढ़ाया जाएगा, ये आपके पास पूरी की पूरा एक टाइम टेबल रहेगा। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी को करिएगा। देखिए, मेरा और मेरी संस्था का टारगेट ये है कि देखिए, अभी जहाँ तक हमें जानकारी है कि विज्ञापन आपका जो है सितंबर महीने में आएगा, और सितंबर महीने में विज्ञापन आता है। आयोग का टारगेट ये रहेगा कि दिसंबर लास्ट तक जो है आपकी परीक्षा ले ली जाए। यानी विज्ञापन में आने में कुल 100 दिन जोड़ लीजिएगा, 100 दिन के अंदर परीक्षा आयोग करा लेगा। इस बात को अपने जहन में ध्यान में बैठा दीजिए, क्योंकि किसी भी हालात में सरकार को जो है चुनाव लड़ना है, दोबारा सरकार बनानी है, तो सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वैसे भी इस समय सरकार जो है छात्रों को लेकर जो है बैकफुट पे है, तो वैकेंसियां आना सुनिश्चित है। एक बढ़िया अवसर है कि लगभग लगभग समझिएगा प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक बनने के 2,500 के आसपास पद हैं। इतनी बड़ी वैकेंसी न कभी आई थी, न कभी 5, 7, 8 सालों में आने वाली है। हालांकि मैं ऐसी वैकेंसियों का विरोध भी करता हूँ। वैकेंसियां ऐसी नहीं आनी, ये वैकेंसी आप हर साल निकालिए, 100 निकालिए, 200 निकालिए। इससे क्या होता है कि हर शिक्षक जो है जागरूक होता है, तैयारी कर रहा था। लेकिन आपने क्या किया, 2013 के बाद जो है, आप 13 के बाद अब आ रहे हैं कहाँ पे, 2026 में। यानी आपने पूरा का पूरा 13 साल आपने क्या किया, खा गए। अब इस बीच में ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षक रहे होंगे जिनके पास योग्यता रही होगी और उनके पास उम्र सीमा रही होगी, तो क्या होगा, वो उम्र सीमा से बाहर होगा या रिटायर होगा। ये नीतियां सरकार की, ये नीतियां आयोगों की सही नहीं है। सिंपल सी बात है कि लगभग लगभग 4500 के आसपास एडेड विद्यालय में है। ठीक है, 4500। और देखिए 4500 विद्यालय है, तो मान के चलिए कम से कम 100 प्रिंसिपल तो हर साल रिटायर होते ही होंगे। आप ये वैकेंसी हर साल दीजिए, ताकि हर साल व्यक्ति को पता रहे कि हाँ, ये परीक्षा होने वाली, हमको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि सबको पहले भूखा रखा। जब आदमी एकदम भूखा हो गया, तो आपने एक बैग लाकर सब कुछ उड़ेल दिया कि लो सब कुछ खा लो। तो ये नीतियां अच्छी नहीं है। लेकिन वो सरकार है, सरकार अपना काम करती है। मैं उसकी भूमिका में हूँ, एक आपको गाइड करने की भूमिका में हूँ कि आप स्वयं शिक्षक हैं, शिक्षकों को पढ़ाना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये सब चीजें रहेंगी आपके बैच में। आपको कोई डाउट होगा, 185796 पर आप अपना नाम और जिला लिख के व्हाट्सएप करिएगा। मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और एक एक करके समस्याएं दूर करूंगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि कौटिल्य बैच में आपको क्या क्या मिलना है, ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए, हमारा जो कौटिल्य बैच है, ये स्पेशली एडेड विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती आ रही है, के लिए क्या है, संचालित किया जा रहा है। इसमें आपको जो मिलना है, वो मिलना है वीडियो लेक्चर। यानी आपके पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर आपके पास लेक्चर, फिर आपके पास पीडीएफ नोट्स हो, फिर आपको हम इससे संबंधित एमसीक्यू भी कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी कराएंगे, क्योंकि देखिए आपको केवल लेक्चर दे दी जाए, पीडीएफ नोट दे जाए, अब आपको पता रहेगा ही नहीं कि कैसे क्या चल रहा है। अभी हम इस बैच की फीस हमने रखी है 4,990 प्लस टैक्स। यानी ये फीस जो है लगभग लगभग 5300 रुपए के आसपास आती है। प्रथम 50 लोगों के लिए ये फीस है। इसके बाद फीस हमारी इसको पड़ जाएगी। हम फीस को देखिए इससे कम नहीं कर सकते। हमसे कई लोगों ने कहा कि सर आपकी फीस ज्यादा है। हम मानते हैं हमारी फीस ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जो पे न की जा सके। तो देखिए है क्या, जब आप अपनी शिक्षा के साथ गुणवत्ता देंगे और चीजें देंगे, तो यकीन मानिए उसके लिए चीजें खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, हम भी चाहते थे कि कम से कम मिले, अधिक से अधिक जो है शिक्षक हमारे साथ जुड़ सके, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। तो सीमाओं के बाद हम फीस से कम पे नहीं ला पाए। तो आपको जुड़ने की इच्छा होगी तो जुड़ सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मिलते हैं व्यवस्थित कक्षाओं में। मैं और आप जो है अपनी एक नई यात्रा की विकास की तरफ चलेंगे, और हम लोग किसी भी तरीके से इस सेशन के अंदर प्रधानाचार्य का जो पद है, प्रधान अध्यापक का पद है, उस पद को प्राप्त करके अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करके समाज को जो है एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।